देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इंडिया का पाकिस्तान मुखालिफ है और इंडिया मुखालफत डट के करता है। एक बात है कि वो अपनी डिप्लोमेसी में उसने ये बात शामिल की हुई है कि कहीं पे भी पाकिस्तान को मैंने ऊपर नहीं होने देना या कहीं पे भी मैंने पाकिस्तान की फेवर में कोई बात नहीं करनी। आपने रिसेंट एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में देखी थी, डॉक्टर एस जयशंकर ने कि आप ये कह लें कि क्यूमुलेटिव जो नैरेटिव था उसका अटेंड करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर आके उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में बैठ के जो है वो बात की थी कि टेररिज्म एंड टेबल टॉक कुडंट बी मूव ऑन द सेम पेज। ऐसे ही है ना, मैंने जिस तरह बात की है कि उनके सामने अब चैलेंज नहीं था नरेंद्र मोदी के सामने, कि ना तो उनके सामने कोई डिफेंस का चैलेंज रह गया, ना उनके पास इकोनॉमी का कोई चैलेंज रह गया। एनवायरनमेंट नो डाउट कि एक बहुत बड़ा इशू है, द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग। तो इस पे अब वो अपनी कंट्रीब्यूशन, इससे पहले उन्होंने कभी इस पे इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी ये कहता था कि मेरे सामने डिफेंस या इकोनॉमी या मेरी पब्लिक जो वो सबसे पहले है, एनवायरनमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मेरी टर्शरी आप ये कह लें कि इंपॉर्टेंस में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रिक्स में एक बयान के बारे में। उसके बाद मोदी जी 5 नेशन के एक टूर पर गए, जिसमें कि घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का दौरा शामिल है और फिर वापस वहाँ से वो दिल्ली आ गए। तो यहाँ पर जाने का उनका मकसद था दक्षिणी देशों के संबंध हैं जो उनको मजबूत करना, और सभी देशों में उनका एक बहुत ही वार्म, बहुत अच्छे से वेलकम भी किया गया। ब्राज़ील में तो उनके वेलकम में शिव तांडव का परफॉर्म किया गया। तो यहाँ पर उनका एक लौता मकसद सिर्फ यही नहीं था संबंधों को मजबूत करना, बल्कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके लिए पाकिस्तान को टारगेट करना भी था। उन्होंने बताया कि भाई वो पहलगाम में हुए टेरर अटैक को भूले नहीं हैं। उन्होंने खुलकर ब्रिक्स में भी पाकिस्तान का अपोज़ किया, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा। तो चलिए देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। पहली बात यह है कि पीएम मोदी जो लास्ट टाइम जो 3.0 पे इलेक्ट होके आए हैं नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गर्मियों जब से हमारे यहाँ शुरू होती हैं जून जुलाई में, तो मोदी साहब जो है ना वो विज़िट पे निकल जाते हैं। अब भी जून जुलाई का ये जो 2 महीने थे ये उनके विज़िट के थे। और इसमें देखें ब्रिक्स उन्होंने अटेंड की है, एससीओ जो है वो इंडिया ने अटेंड किया है, अब 5 नेशन टूर पे वो थे। इंडिया के बारे में ना एक, और नरेंद्र मोदी की आप ये कह लें कि उनकी जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, उसमें ये बहुत बड़ा एक उनको एज है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना उसके साथ नरेंद्र मोदी के इम्प्रेसिव रिलेशन है। कोई भी कंट्री आप ले लें, उसके साथ मोदी साहब की जो है ना वो रिलेशन बड़े अप टू द मार्क होते हैं। और वो जहाँ पे भी जाते हैं जिस भी कंट्री में, अब उन्होंने रिसेंटली 30 ईयर्स बाद उन्होंने विजिट किया था, उसका क्या नाम है कंट्री का, सर 57 ईयर्स बाद अर्जेंटीना का विजिट किया। मतलब फिर अर्जेंटीना में 57 ईयर्स आप ये कह लें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है वो उन्होंने विजिट किया था, नहीं बल्कि उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, हाँ लाल बहादुर शास्त्री ने लास्ट टाइम विजिट किया था और फिर वो कर रहे हैं आप विजिट। तो जहाँ पे भी वो जा रहे हैं अब ना दोबारा, क्योंकि पहले एक था इंडिया के सामने ये जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए, तो उसके बाद इनके सामने चैलेंज था अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना। उस पर उन्होंने S-400 को अपडेट किया, रशिया के साथ उसकी डील की उन्होंने, जहाँ पे पहले उनके पास 4 सिस्टम थे, उन्होंने 8 की डील कर ली है, जिसमें 2 उनको जनवरी में मिलने जा रहे हैं, 2 बाद में मिलेंगे। बॉर्डर को मजबूत करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम नेशंस के साथ टाई अप करते हैं, वो नेशंस जो कि आप ये कह लें कि जिन्हें लोग कंसीडर तो नहीं करते, लेकिन आप ये कह लें कि इंडिया जो कि एशियन टाइगर बनने जा रहा है, आप ये कह लें कि 3rd इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है दुनिया की, तो उसके लिए तो ये सारे कंट्रीज जो होते हैं जिसने भी इकोनॉमी या इकोनॉमिकली मूव करनी होती है तो उसे तमाम ममालिक के साथ बना के रखनी पड़ती है। और बनाना जो है, आप देख लें कि उनके पास जो फॉरेन मिनिस्टर है मेरे फेवरेट हैं डॉक्टर एस जयशंकर, तो वो पहले ऑलरेडी जो है वो फील्ड सेट करते हैं। उसके बाद वो पहले जनवरी से लेके अप्रैल मई तक जो है वो फील्डिंग सेट करते हैं। उसके बाद वो मूव और नरेंद्र मोदी को जो है उन्हें कह देते हैं कि भाई आप जो है वो मूव करें, और वो विजिट करते हैं। और आप ये देखिएगा कि हर ये जून और जुलाई का जो महीना होता है नरेंद्र मोदी का 5 से 10 नेशंस को वो विजिट करते हैं ताकि उनको करीब ला सके। अभी यूनाइटेड नेशन में आप ये देखें कि रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज किया गया था और सपोर्ट किया गया इंडिया का अफगानिस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तान के लिए जो है अब ये कह लें कि एक सेट बैक है, या पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा शगुन नहीं है कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, जैसे पाकिस्तान के साथ आप ये कह लें अफगानिस्तान हो गया या ईरान हो गया, 2 ही ममालिक हमसाया ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर्ड है हमारे, तो उसमें ईरान के साथ तो चलो अब ईरान के साथ किसी हद तक ये उनकी वॉर के वजह से कुछ रिलेशन जो है वो बेहतर हुए, अदरवाइज़ तो उनके रिलेशन आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि सर्द महरी चल रही थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। लेकिन अब उन्होंने वोट किया है 193 नेशंस में से
इंडिया ने उनके आप ये कह लें कि वोट किया है, पक्ष में वोट दिए इंडियन ज़बान में आप ये कह लें कि इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, इनके यहाँ डेवलपमेंट जो है उसको, और ये जो आप ये जो बैन था यूएस की तरफ से या दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी ब्रिक्स समिट के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस इम्पोज करने चाहिए और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर से सैंक्शंस हटा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अफगानिस्तान की तरफ झुकाव डेफिनेटली भारत का ज़्यादा नजर आ रहा है, जबकि जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं अफगानिस्तान के ऊपर ड्यू टू आप देख लें टेरर की वजह से लगाए हैं, और अब पाकिस्तान के ऊपर भारत कह रहा है कि सैंक्शंस लगा देने चाहिए, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि हमें इंडिया का पाकिस्तान मुखालिफ है और इंडिया मुखालफत डट के करते हैं। एक बात है कि वो अपनी डिप्लोमेसी में उसने ये बात शामिल की हुई है कि कहीं पे भी पाकिस्तान को मैंने ऊपर नहीं होने देना या कहीं पे भी मैंने पाकिस्तान की फेवर में कोई बात नहीं करनी। आपने रिसेंट SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में देखी तो डॉक्टर S जयशंकर ने कि आप ये कह लें कि क्यूमुलेटिव जो नैरेटिव था उसका अटेंड करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे आके उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में बैठ के जो है वो बात की थी कि टेररिज्म एंड टेबल टॉक कुडंट बी मूव ऑन द सेम पेज। ये उन्होंने लास्ट ईयर भी की थी, अब भी उन्होंने, आप ये देखें SCO की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने जो नैरेटिव था, क्यूमुलेटिव बयानिया जो था आपका SCO ममालिक का, उस पर साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये एक है कि उनके सामने अगर पाकिस्तान उनका चैलेंज है तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो इसको फेस करते हैं, वो मूव नहीं करते, साइड पे नहीं होते। अब ब्रिक्स थी तो ब्रिक्स में उन्होंने देखें पहलगाम अटैक हुआ है तो उसको भूले नहीं है अभी तक, ठीक है। नेशंस में क्या होता है कि नेशन अपने वाइड इंटरेस्ट में जो होती हैं, अपने पीपल लोगों के जो ज़िंदगियों का ज़िया होता है उसको भूल जाती हैं। लेकिन इंडिया का ये प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, चाहे आपके पास उनका 24 आपका मुंबई अटैक देख लें, ताज होटल का अटैक देख लें, मुंबई पार्लियामेंट पे हमला जो है उसको देख लें, तो उनको कभी भी नहीं भूले। वो जहाँ अभी भी जाते हैं तो 20 साल बाद, 22 साल बाद, 15 साल बाद जहाँ पे वो अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं वो उसको साथ लेके चलते हैं। और पाकिस्तान पे एज़ यूजुअल जिस तरह पाकिस्तान उन पे इल्ज़ाम लगाता है, वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि दे आर द प्रोडक्शन हाउस ऑफ टेररिज्म। और अभी भी ब्रिक्स में भी, और आप ये कह लें खतरनाक लव स्टोरी है दोनों की। हाँ देखें, हाँ बिल्कुल ना है, हेट स्टोरी है, लव स्टोरी नहीं। लव स्टोरी डिपेंड्स ऑन हेट। ये आप ये कह लें कि ये एक बेहतरीन प्रोवर्ब होगी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए जो है, और हमारे ऑडियंस जो है वो भी इसको जो है, मैं समझूंगा कि वो इसको जो है वो पुट अप भी करेंगे और इसको मेरे साथ जो है वो रिकग्नाइज़ भी करेंगे इस प्रोवर्ब को। अब दूसरी बात है, आपने ये कहा है कि आप देखें कि उन्होंने इससे पहले ब्राज़ील के साथ उन्हें देखिए ट्रेड पे बहुत ज़्यादा वो बात करें। देखें, इंडिया के सामने अब डिफेंस मसला नहीं रहा, इंडिया के सामने जो है अपनी इकोनॉमिक्स पॉवर्टी जो है वो मसला नहीं रहा, वो काफ़ी हद तक जो है वो खुद को स्टेबल करने में कामयाब हो गया। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट है, ठीक हो गया। इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट हो जाए वो एक स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पावर है। ये नरेंद्र मोदी जब आए थे उसके बाद, मनमोहन सिंह के बाद, तो उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब उनके सामने चैलेंज नेशंस के साथ टाई अप करना, और आप ये कह लें कि ट्रेड फ्री जोन जो है वो एस्टेब्लिश करना, ट्रेड फ्री आप ये कह लें कि रूट्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश करना डिफरेंट नेशंस के ब्रिक्स साथ। की समिट के अंदर अगर बात की तो COP28 में जैसे क्लाइमेट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई थी, तो यहाँ पर COP30 नजर आया हम लोगों को, और इधर भी एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कह लेंगे स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स रखे गए हैं। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है ना, मैंने जिस तरह बात की है कि उनके सामने अब चैलेंज नहीं रहा नरेंद्र मोदी के सामने, कि ना तो उनके सामने कोई डिफेंस का चैलेंज रह गया, ना उनके पास इकोनॉमी का कोई चैलेंज रह गया। एनवायरनमेंट नो डाउट कि एक बहुत बड़ा इशू है, द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग। तो इस पे अब वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, से पहले उन्होंने कभी इस पे इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी ये कहता था कि मेरे सामने डिफेंस या इकोनॉमी या मेरी पब्लिक जो है वो सबसे पहले है, एनवायरनमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मेरी टर्शरी आप ये कह लें कि इंपॉर्टेंस में आता है। पहली दो इंपॉर्टेंस जो थी वो मेरी डिफेंस थी और मेरी इकोनॉमिक थी, और मेरी पब्लिक की जो आप ये कह लें कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड था, मैंने उनको किस तरह जो है वो डेवलप करना है। तो नो डाउट कि मोदी इज़ कंसीडर टू बी एन इमर्जिंग लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी ये देख लें कि उन्होंने बांग्लादेश पे जो ट्रेड जो है आप ये टैरिफ जो है वो इम्पोज करवाया, 40% 35% टैरिफ है, डायरेक्ट टैरिफ जो है वो। साथ उन्होंने जापान साथ में सुनने में आया कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो भी गायब हुए हुए हैं, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है दुनिया में? देखे ना, ये डिप्लोमेसी तो नरेंद्र मोदी का। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो थे अपने ऑफिस जो है उसको होल्ड करने के बाद पहले तो उन्होंने 2 महीने टैरिफ पे बड़ी जो है वो डिस्कशन की, लेकिन फिर पाक इंडिया रिलेशंस और उसके बाद ईरान इसराइल रिलेशन में वो फंस गए। अब वो दोबारा उनके जहन में वो टैरिफ वाला खन्नास जो वो आ गया, और उन्होंने धमकी दी थी कि ब्रिक्स कंट्रीज जितने भी हैं उन पे हम लोग जो मैं टैरिफ जो इम्पोज करूँगा। लेकिन आप ये देखें कि उसमें इंडिया जो है वो फिर भी सेव हो गया है। इंडिया ने खुद को सेव करके उनका जो आप ये कह लें कि मुखालिफ कंट्री है, आप देखें वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को सेम पेज पे कंसीडर करते हैं। अब जो मोहम्मद यूनस रेजीम है उसको लेके तो 35% टैरिफ, और उसमें से इंडिया का खुद निकल जाना, और बांग्लादेश पे जो है वो बांग्लादेश भूमि पे जो है उन्होंने ये इम्पोज किया है। तो बांग्लादेश दोबारा देखेगा इंडिया की तरफ। अभी ये देखें कि बारिशों के सीजन जो हैं वो चल रहे हैं, पूरी दुनिया में बारिश हो रही है और हमारे खित्ते में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है।
हैं, फ्लड्स जो हैं वो आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश में जो है वो भी, वहाँ पे भी फ्लड्स आने हैं, और रूटीन ये है कि पहले फ्लड्स जितने भी आते थे और वो जो पानी इंडिया कुछ कंट्रोल कर लेता था, अपने पास संभाल लेता था, और उसके बाद रिमेनिंग उसको आप ये कह लें कि खाने पीने की चीज़ें इंडिया बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करता था। लेकिन अब इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम बांग्लादेश को किसी किस्म की जो है वो ना तो मॉरल, ना इकोनॉमिक और ना फूडिंग सपोर्ट जो है वो देंगे। तो हमने देखा कि लोगों का कहना है कि पीएम मोदी, उन्होंने लोगों के साथ अपने अच्छे रिलेशन, अच्छे बॉन्ड्स बनाए हैं। भारत के पास पाकिस्तान से अलग होने के बाद चैलेंजेस थे, पावर्टी, डिफरेंसेस, अपने आप को स्ट्रेंथन करना। तो मतलब आज का टाइम है जो, उसमें भारत ने अपने आप को पावर्टी से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है और फोर्थ इकोनॉमी तक खुद को स्ट्रेंथन किया है, डिफरेंसेस पर भी काम किया है, S-400 जैसे सिस्टम भी रशिया के लिए, और बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी छोटी बड़ी कंट्रीज़ के साथ एक अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में भारत को और ज़्यादा सपोर्ट करें। पाकिस्तान को छोड़कर अब भारत अफ़गानिस्तान का साथ देता है, उसको सपोर्ट करता है, उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान वो उसने पाकिस्तान को मतलब ऐसा कर दिया है कि भाई वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर ही नहीं सकता। उसको भी तो पता चले कि उसने पहलगाम में जो टेरर अटैक किया है, उससे उसने एक अपना खुद का कितना बड़ा नुकसान किया है। पाकिस्तान को टेररिज्म का एक प्रोडक्शन हाउस बताया है। और अब भारत एनवायरनमेंट पर भी काम कर रहा है। उसने ब्रिक्स में भी एनवायरनमेंट पर बात करी है, ताकि जो एनवायरनमेंट है उस पर ध्यान देकर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।